लिखेंगे दीपदान एकांक की सारांश। देखो दीपदान यदि आपने ऑलरेडी कर रखा है तो मत लिखना, ठीक है, अगर हो रहा है तो, और जिनका नहीं हो रहा है वो लिख लीजिए और उसी को याद करना है, ठीक है। दीपदान एकांकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर इसमें आपको एक और अखबार में क्वेश्चन मिलेगा लक्ष्मी स्वागत, ठीक है, उसे आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा मत करना कि दोनों ने चेपे आओ, एक करना है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको टाइम मिल रहा है, टाइम में अगर तुम ये सोच रहे हो तो दोनों करते हैं तो नंबर ज्यादा मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत करना कि दोनों की न मिले ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दीपदान एकांकी का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे निबंध होता है, निबंध को भी आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, अपनी भाषा में, यानी जो शब्द आपके हैं अपने अनुसार ही लिख सकते हैं। उसी तरह दीपदान कहानी को आपको पहले तो याद करना है, यदि वो समझ में आ जाती तो और अच्छी बात है, उसे याद कर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि आप अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। जो चीजें उसमें से पेपर में से समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, और जो चीजें तुम्हें लग रही है कि हम थोड़ा डिफरेंट लिख सकते हैं तो यू कैन राइट, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको लेखकों का जीवन परिचय करना है, ठीक है। लेखकों के जीवन परिचय लिख लीजिए, यही याद करने जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिसमें आपका जयशंकर प्रसाद नंबर 1, सॉरी प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आप इन तीनों में से कितनी 2 तो याद ही कर लो कम से कम, ठीक है। 3 मैंने लेखक बताए, 3 में से कम 2 याद कर लो, एक आपको करके आना है, ऐसा मत करना 3 आएंगे 3 को लिखते रहो, वहां समय का दुरुपयोग करते करते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप कवियों का जीवन परिचय, ठीक है। कवियों के जीवन परिचय में आप जयशंकर प्रसाद, कबीर दास और मैथिली शरण गुप्त, ये 100% श्योर है कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आना ही आना है, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। पहले तो जब आप लिख रहे होंगे, किसका श्लोक लिख रहे होंगे, तो उससे पहले कंफर्म कर लीजिए कि ये जो हम श्लोक लिख रहे हैं हमारे कहीं पेपर में तो नहीं आया है। यदि पेपर में है तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉपी हो जाएगा ना, एग्जामिनर समझेंगे कि आपने याद नहीं किया, जो हमने आपके लिए इसमें एग्जाम यानी क्वेश्चन पेपर में लिखा है आपने उसी को लिख दिया है। समझ में आ रहा है ना, इसीलिए आप अपना याद करके लिख जाएं। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि वहां क्या आ रहा है, तो इसीलिए जब भी आप श्लोक याद करें तो पहले दूसरे तीसरे न याद करें। समझ में आ रहा है, जैसे श्लोक का क्रम है तो पहले दूसरे तीसरे को मत याद करो, या मतलब पहला दूसरा मत याद करो, तीसरा चौथा याद कर लो, या फिर 5वां याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही रखे जाते हैं। समझ में आ रहा है, तो अपना श्लोक अलग से याद करना, अलग से का मतलब बुक में से याद करना, ऐसा मत करना 8th 7th के तुम्हें याद हो, वो काम नहीं करेंगे, यानी अपनी ही पाठ्य पुस्तक का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें आपको निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना है। यानी कुछ मुहावरे होते आएंगे, उनके आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं आपको बार बार यही चीज बताता रहा हूँ कि यदि हमारे पेपर 2 बार होते, जैसे कि छमाही के पेपर हो जाते अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है, और ये आपकी सालाना होती यानी वार्षिक परीक्षा होती, तो इसमें 2 अंतर है। यदि आधा हो जाता तो आधा पेपर वहां डिवाइड हो जाता और यहाँ से आधा आता, लेकिन अब क्या तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम हुए नहीं, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुई है, तो उसी में अब अर्धवार्षिक का और वार्षिक का दोनों का एक साथ आएगा, पेपर थोड़ा लेंथी रहने वाला है। समझ में आ रहा है, तो इसमें कुछ मुहावरे ने लिख लीजिए आप। 9 2 11 होना, ठीक है, 9 2 11 होना, मैथ में मत जोड़ देना, 9 2 11 नहीं होते, ठीक है, 11 होते हैं। फूला न समाना, फूला न समाना, जैसे कोई चीज अचानक मिल जाए आदमी फूल जा का मतलब खुश हो जाना चाहना, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने तुम्हें कोई जैसे कि एक कोई ऐसी बात बोली जिससे तुम पहली बात से खुश हो गए, जैसे कि बेटा आज बाजार चलेंगे, तुम्हारे लिए कपड़े खरीद के लाने, ये तो हो गई एक खुशी। इसी के साथ बेटा कल नमाज देखने और चलेंगे। अब यहाँ क्या हुआ, ये सोने पे सुहागा, मतलब बाजार भी जाना फिर अगले दिन नमाज भी जाना, इसे ये जो खुशी हुई है ना तो अचानक, अब होगी सच या नहीं होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन खुशी हुई है तो यही है फूला न समाना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी का, नेक्स्ट लिखेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब ये रहेगा कि जैसे मान लो कोई आदमी है जो एवरी डे यानी पर डे एक टाइम में 4 रोटी खाता है, 3 टाइम खा रहा होगा बेचारा, जब खाते पीते घर का है तो 12 रोटी होगी, और उसी 12 रोटी वाले व्यक्ति को 3 दिन से खाना न मिले। कितने दिन से? 3 दिन से। और 3 दिन बाद उसे सिर्फ 1 रोटी दिखाई जाए, तो इसका मतलब क्या कि भूखे ऊंट को मुंह में जीरा दे दो तो क्या वो असर करेगा? उसी तरह से है। तो वाक्य प्रयोग आप अपने शब्दों में कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किताब में जो है वही करें, आप अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करें, लेकिन सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला, सपोज दैट, मैं इसी के आधार पर बता रहा हूं, मेरा कोई तात्पर्य ये नहीं कि जस्ट जोकिंग। जैसे मान लो हमारे घर पे ऑलरेडी आटा ही नहीं था, मान लो मैंने कहीं से व्यवस्था करके आस पड़ोसी से थोड़ा विनम्र करके हाथ पैर जोड़ के मैंने उससे 1 कटोरी आटा ले भी लिया, सिर्फ 1 कटोरी, और उसमें भी मेरी चालाकी से या गलती से पानी पड़ गया ज्यादा। अब जी बताओ उस आटे के लिए और मिलाने के लिए आटा कहां से लाओगे? तो एक तो पहले थे कंगाली, और कंगाली में कंगाली, तो इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। अब जरूरी ना कि आटे गीला का ही एग्जाम्पल देकर आए आप। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है आपको। किसकी? वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। उदाहरण मैंने बता ही दिया था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये मैंने तुम्हें करा दिया था। और अगर आपको और कोई आसान लगे तो आप उसे याद कर लेना, लेकिन करके जरूर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोहा छंद का लक्षण लिखिए अथवा एक उदाहरण दीजिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके अथवा में आ जाए, अथवा का मतलब होता है कोई एक करना है। ठीक है, तो 2 आ रहे हैं अथवा के साथ, तो उनमें से सिर्फ एक ही करना है आपको। ठीक है, उदाहरण जरूर लिख के आना है। उसके बाद है श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। श्लेष अलंकार करा दिया था ना, तो श्लेष अलंकार को आपको लिखना है, उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, समझा के क्या होता है श्लेष अलंकार। उसके बाद एक क्वेश्चन बनेगा गुण संधि की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। गुण संधि की परिभाषा लिखनी है आपको, याद कर लो और 100% ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये तो आना ही आना है। जैसे कि विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना, या फिर इसी पे आ सकता है शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है तुम्हें फीस माफी के लिए। ठीक है, अगर फीस माफी और ये खेल कूद पर नहीं आता तो एक आएगा प्रार्थना पत्र अवकाश हेतु, छुट्टी के लिए। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। देखो याद करने वाली इसमें कोई बात नहीं है, तीनों इंपोर्टेंट हैं, तीनों में से कोई एक आ सकता है इंपोर्टेंट रहेगा, उसे आप याद कर लें। तो तीनों को आप रिवाइज कर लो, ताकि आपका अगर प्रार्थना पत्र शुल्क माफी वाला ना आए, अवकाश वाला आए, तो उसे लिख दें आप आसानी से। छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आना है। टाइटल तो उसमें रहता है कि श्रीमान सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर एड्रेस होता है। ठीक है, एड्रेस के बाद फिर सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी कक्षा का 9वीं का छात्रा हूँ। इस तरह से आप करते हैं तो सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, एक बार रिपीट करोगे तो क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसा मत करोगे, डाउट रहता है ना कि क्वेश्चन है कौन से को याद करो, ये वाला डाउट लेके मत चलना। ठीक है, क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उन्हें इंपोर्टेंट है, उन्हें याद जरूर करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक गद्यांश रहेगा आपका, गद्यांश पर आधारित प्रश्न पत्र आएंगे। ठीक है, जिसमें इस पर डॉट डॉट लिख लीजिए, इसे आप अपने पेपर से याद कर लो उससे। ठीक है, मॉडल पेपर से। विचार और आचार की दुनिया में डॉट डॉट डॉट, इसे एक बार रिवाइज कर लो। एक आध जो तुमने याद कर रखा उसे भी याद रखो। ठीक है, दोबारा लिखेंगे विचार और आचार की दुनिया में, विचार और आचार की दुनिया में। ठीक है, हाँ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप लिख लीजिए। 2-4 क्वेश्चन अगर फंस जाते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे कि आपको ये मैंने करा दिया था, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, लिख लो इसे क्वेश्चन को।
द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन तो बताओ बेटा ऑप्शन बता रहा हूँ, चलो देखो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। अगला लिखिए क्वेश्चन, गोदान किस विधा की रचना है? तुम तो बहुत होशियार हो बच्चे। आप लोग ये लिखवा दो तो फिर भी हाँ मैंने तो लिखवा दिए, लेकिन एट द टाइम अब आपके पास तो नोट्स हैं ही ऑलरेडी, मैंने तुम्हें दे रखे हैं, उनमें से तो क्वेश्चन आउट होना ही नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है ना कि थोड़े पुटअप होकर बाहर निकल के आएंगे क्वेश्चनों को, आप उन पे ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए तो उन्हें याद कीजिए आप, ठीक है। और देखो स्टूडेंट वही है जो टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके चले, मेन चीज होती है। अब तुम याद क्या करो वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपका क्रम क्या है याद करने का। अब ऐसे तो तुम कहीं से कहीं के क्वेश्चन याद कर लो, ऐसे नहीं, ये एक क्रम होता है कि ये क्वेश्चन इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। भारतेंदु युग के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ये तो मैं शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, ठीक है। किसकी है? चंद्रवर्ती। अगला करेंगे, तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तुलसीदास किस काव्य धारा के कवि हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? अगला क्वेश्चन करेंगे, देखो जैसे कि मैंने तुम्हें रस पढ़ाए थे, छंद पढ़ाए थे, अलंकार पढ़ाए थे, और ये जो भी चीज मैंने पढ़ाई थी इनके स्थायी भाव आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनके स्थायी भाव आप जरूर याद कर लें। जैसे श्रृंगार रस था, वीर रस था, करुण रस, हास्य रस, ठीक है। इन रसों में स्थायी भाव जो होता है, जैसे आप इनके उदाहरण जो लिखेंगे उसमें स्थायी भाव होता है, उन स्थायी भावों को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इन पे बन जाता है। जैसे तुमसे पूछ ले कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्या है? उत्साह, ठीक है। उसी तरह से आपको याद रखना है। ऑप्शन भी मिलेंगे आपको 4, अगर मान लो आपको याद ही नहीं है तो ऑप्शन क्या कर लेंगे। मेन चीज तो ये है कि जब आपको याद होंगे, चाहे तो ऑप्शन में 4 के बीच में हो या 1000 के बीच में हो, जब आपको डेफिनेटली आंसर पता है तो 10,000 के बीच में से छांट दोगे, और जब तुम्हें आंसर ही नहीं पता तो 3 के बीच में देगा, 2 में होंगे छटेंगे, 2 के बीच में से भी नहीं छांट सकते, क्योंकि तो पता ही नहीं है आंसर, तुक्का ही तो होगा वो 50-50%। सही बात है या नहीं? इसीलिए जिसको याद है वो कहते नहीं कि जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर 10 के बीच में गणे तो पहचान देंगे ही इज माय फादर, है ना? क्यों? क्योंकि वो डेली आपकी आंखों के डेली आपकी नजरों के सामने है। वही चीज करनी है पढ़ाई में, मतलब चीजों को अच्छी तरह से पकड़ लेना है, जहां से भी आए तुरंत बता दो कि इसका आंसर ये है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तरण तनुजा तट तमाल, लिखो, तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय में अलंकार है। वाह, वेरी गुड। कौन सा है? अच्छा, मैंने तुम्हें इसमें कुछ अनुप्रास अलंकार में एक, जब मैंने जब स्टार्टिंग की थी क्लास आपके 9th क्लास के, तो इसमें ये बताया था कि किसी वर्ण का बार बार प्रयोग हो, जैसे चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच ऐसे कुछ करके है, या फिर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता, इसमें र शब्द का बार बार वर्णन हुआ है। यानी कोई भी चीज हो,
ठीक है, जिसमें प्रत्येक वर्ड का मतलब प्रथम वर्ग का बार बार अगर प्रयोग हो रहा है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार ही होगा। बात समझ में आ रही है? अब जरूरी नहीं है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप तरुण तनुजा तट तमाल कोई करके आए। अगर आ जाता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए तो आप उदाहरण सहित, तो उदाहरण में रघुपति राघव राजा राम, जिसमें किसी वर्ण का बार बार प्रयोग होना हो, ठीक है, उस तरह से आप करके आ सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे इसमें तो अनुप्रास अलंकार है। प्रतिदिन शब्द में समास है। प्रतिदिन समास मैंने आपको बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए थे, तो समास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बताओ, प्रतिदिन शब्द में समास है, कौन सा समास है? प्रतिदिन द्विगु समास पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे माता पिता, अगला करेंगे माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक है ना। हाँ, अब क्वेश्चन ये था, मैंने तुम्हें उस दिन पढ़ाया था, ये द्विंद्व समास में पढ़ाया था, नहीं द्विंद्व समास में। जैसे मैंने यहाँ माता, यहाँ पिता लिखा है, ठीक है, ये माता पिता, यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा हुआ है ये कौन सा है? योजक है या नहीं है? बस आपको जब समास का नाम पूछा जाए तो ये कौन सा है आपका? द्विंद्व समास। कौन सा है? द्विंद्व समास। और जब द्विंद्व समास का समास विग्रह कर रहे होते हैं तो बस इसके बीच में आपको और लगा देना, तो ये हो जाएगा माता और पिता। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अस्थि शब्द का तद्भव है। अब वो देखो, क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, या तो तुम्हें तत्सम पूछा जा सकता है या फिर तद्भव। तत्सम पूछे तो तद्भव और तद्भव पूछे तो तत्सम, वही चीज रखनी है। जैसे मान लो उल्टा करना है, तुम्हें मतलब सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का मीन्स उल्टा करना है। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए हाथ, हाथ का क्या होता है? हस्त होता है, नहीं होता? उसी तरह से कान, कान का क्या होता है? कान। अब कान का पूछा जाए तो कान, भाई उल्टा होगा नहीं। दूध का क्या होगा? दुग्ध। और दुग्ध का क्या होगा? दुग्ध। आंख का क्या होगा? अच्छी। अच्छी का क्या होगा? आंख। सही बात है नहीं? माथा का क्या होगा? मस्तक। और मस्तक का क्या होगा? माथा। बस इतना ही करना, वहां सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार जाने तद्भव पूछा है, तत्सम पूछा है, कहा बताएं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जो दिया है, बहू का क्या होगा? बधू। और बधू का क्या हो जाएगा? स्टार्ट करो, अगला लिखिए। इसमें यहाँ तक का तो क्लियर है ना, इसमें से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अस्थि का क्या हो जाएगा? हड्डी। ज्ञान शब्द का विलोम क्या होगा? अज्ञान होगा। तो कुछ शब्द आपसे विलोम भी पूछे जा सकते हैं, पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छी तरह से विलोम, पर्यायवाची, इन शब्दों को याद जरूर करना, ठीक है। तद्भव, तत्सम वगैरह जो भी क्वेश्चन है इन्हें याद कर लेना, ठीक है। दीदी कम रह जाओ। आगे कमल का पर्यायवाची एक आध तो याद होगा इसमें। चलो ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, अरविंद, नीरज, राजीव, सुमन। बहुत बढ़िया, दो चार स्टूडेंट ज्यादा अच्छे हैं वो बेटा और याद करो। अगला, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन आशय, ठीक है। अगला, यहाँ तक तो क्लियर है ना? जो मैंने ये क्वेश्चन बताए ये इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, इन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ लें। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है निबंध वाला, ठीक है। देखो निबंध वाला अगर वार्षिक और अर्धवार्षिक की वजह से थोड़ा डाउट है उसमें, तो उन चीजों को आप समझ लेना अच्छी तरह से। अगर निबंध बनता है, ठीक है, तो प्रदूषण है पहला ऑप्शन। क्या रहेगा? प्रदूषण। और दूसरा ऑप्शन मेरा प्रिय मित्र या मेरा प्रिय कवि, ठीक है। उसके बाद अगर आगे को थोड़ा आउट होता है तो आपका जनसंख्या वाला है, ठीक है, बेरोजगारी भी है और भ्रष्टाचार, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये निबंध तो रिपीट होते ही रहते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें। तो इनमें से यदि आ जाता है तो करके जरूर आना है, ठीक है। अब लास्ट सजेशन है आपके लिए, ठीक है। जब आप पेपर कर रहे होंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आएंगे, जो आ रहे हैं उन्हें तो करेंगे करेंगे। बार बार यही चीज बताता हूँ, कॉपी भरना ही सब कुछ नहीं होता है जब तक आप उसमें कुछ अच्छा नहीं लिख के आएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कह रहे कॉपी भरेंगे पास हो जाएंगे, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। टीचर जो बैठे हैं वो पागल नहीं है, वो कॉपी चेक करेंगे आपकी,
ठीक है। ऐसा मत करना कि उल्टा सीधा लिखा कॉपी में कि सर हम कॉपी पूरी भर के आए, कॉपी पूरी भर के आए, टीचर नहीं जानता है कि आपने क्या लिखा है उसमें। टीचर आंख बंद करके तो नहीं चेक करने वाले उसे। जब कॉपी चेक होगी आपकी तो सारी चीजें देखी भी जाएंगी, आपने लिखा क्या है, क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए कॉपी में जो आप लिख रहे हैं उसमें हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लस जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, मान लो 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी जिनके हमें आंसर नहीं पता है, तो अच्छी हैंडराइटिंग में अपने आधार पे, क्योंकि यू आर द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, ठीक है। आप अपनी बुक्स के अनुसार उसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपका आधार हो। ऐसा मत करना कि पूछा है उसने एकांकी के बारे में और आप लिख के आ रहे कर्ण के बारे में। समझ में आ रहा है? मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंस, मतलब उसी के अनुसार आपको कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना है, क्वेश्चन को फिर खाली मत छोड़ना। जो आपको जो आते हैं वो तो किए ही हैं, प्लस जो नहीं आते वो भी करने हैं आपको, ठीक है। वो कब करने हैं? जब आपसे ये लग रहा हो कि अब टाइम भी बचा है हमारे पास, कॉपी भी खाली है और जो आते हैं वो कर दिए, अब जो नहीं आते वो रहे तो उन्हें करो आप। इसमें क्या होता है कि टीचर को ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को जितना आया, जैसे कि आपने 80-90% या 70% किया, उसके बाद अगर नहीं आ रहा तो आप कर सकते हैं। इसमें टीचर तुम्हारे लिए थोड़े पोलाइट हो जाते हैं किसी चीज को समझाने में और या कॉपी चेक करने में कि चलो कोई नहीं, बच्चे ने मेहनत तो करी है, कम से कम हैंडराइटिंग अच्छी है, हेडलाइंस अच्छी हैं, तो आप डेफिनेटली पास होते हैं वहां पर। फेल होने का मेन कारण है कि कहाँ फेल होना है कि मान लो तुम कॉपी में कुछ नहीं लिख के आ रहे हो, या लिख के भी आ रहे हो तो उल्टी सीधी हैंड राइटिंग है, या फिर कॉपी में ये नहीं समझ में आ रहा टीचर के कि तुम क्वेश्चन को क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा तुम बता क्या रहे हो, तो यहाँ सबसे बड़ा डाउट रहेगा टीचर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब कॉपी आप ले रहे होंगे तो अच्छी तरह से उसमें अपने नाम मेंशन करें, जो भी चीजें होती हैं फिलअप करें उन्हें अच्छी तरह से। उसके बाद लाइनिंग वगैरह में टाइम वेस्ट ना करें, किसी स्टूडेंट से बात ना करें, अपने पेपर पर फोकस रखना है आपको, सही है।